I googled Hungary for population. It came 10 million. That is basically the population on Dadar railway station at 9 a.m. on Monday morning. Hungary won 19 medals at Paris and 20 at Tokyo. India is actually fairly weak, and we're still far behind the rest of the world. Recognition सिर्फ मेडलिस्ट की होती है, बिल्कुल, बल्कि मेडलिस्ट के पीछे पूरी एक टीम होती है. अगर सबके चेहरे दिखाए जाए तो एक मेडल के पीछे 4 से 5 बंदे लगे होते हैं. Hello everyone, this is Prantik Mazumdar from TIE Singapore. This is another episode of TIE Talks. I'm very proud that this is for the first time we have two sporting legends, Olympians, and there's so much to learn from the world of sports for our entrepreneurs and investors. And I'm going to do a quick introduction of the two gentlemen that I have here with me today. Viren Raskina, the managing director and CEO of OGQ, Olympic Gold Quest, here with us. More importantly, he's a sporting champion, former captain of the Indian hockey team. He's an Olympian himself. We have Mr. Navdeep Singh. आपने जिस तरह वो फिनाले किया इंडिया के लिए 47.32 एंड वो मेडल की सिर्फ बात नहीं है, वो आपने जो एनर्जी लाई स्टेडियम में, आप जिस तरह चीयर करते हो, जिस तरह पम्प्ड अप होते हो, आई थिंक आपने तो मतलब गोल्ड जीता. वो इंडिया का 7वां गोल्ड मेडल था एंड इंडिया एंडेड ऑन अ हाई. सो टुडे वील टॉक अबाउट the sporting movement in India, the lessons for all of us in the business community, and just understand the journey of an athlete. तो नवदीप जी, आपसे शुरू करूंगा. ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई, और इस जर्नी में आप ऑब्वियसली हरियाणा से अभी बात करते कि हरियाणा में इतना कुछ अच्छा हो रहा है स्पोर्ट्स में. आपको किस उम्र में लगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाओगे किसी स्पोर्ट में? जब गेम शुरू करा था, पहले से ये पता था कि देखो इंटरनेशनल तो होना ही है, क्योंकि हरियाणा वाले देश में खेल के खुश नहीं है. वो चाहते हैं कि हम अपना भारत का झंडा लहराएं. हम कमर पर हरियाणा नहीं इंडिया लिखना चाहते हैं. तो वो तो शुरू से ही गोल था. और शुरुआत सर यही था कि फैमिली बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स से रहा है, पर इतना नहीं रहा जितना मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाया. पापा रेसलिंग करते थे, नेशनल लेवल तक के एथलीट थे, तो पर मैं कर पाया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा. क्या बात है. और ये मोटिवेशन, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है? क्योंकि आप स्पेशली पैरा एथलीट्स में इंडिया में हम बात कर रहे थे कि अभी भी हमारे समाज में वो है कि लोग शायद से एक अलग नज़रिए से देखते हैं. तो वो मोटिवेशन आप में कहाँ से आया कि यार मुझे ये फोड़ देना है, हमें देश के लिए करना है कुछ? सर देखो, मेरा लक्ष्य छोटा नहीं था, मेरा एम छोटा नहीं था, मेरा विजन इधर उधर नहीं भटक रहा था. तो फिर मेरे हिसाब से मेरे को कुछ चीज़ डालनी नहीं थी, कुछ बाहर से नहीं लेना था, सब अंदर ही पैदा हो रहा था. तो ये मोटिवेशन, ये लगन और ये फोकस, डेडिकेशन और ये मेडल की भूख, ये सब अंदर से डेवलप हुआ है सर. बाकी जो आपने बात करी एनर्जी की, मेरे को लगा स्टेडियम मेरे को एनर्जी दे रहा है, आपको लग रहा है मैं स्टेडियम को एनर्जी दे रहा हूँ. तो वो सारा डेडिकेशन अपने अंदर ही सर मैंने बिल्ड किया, कहीं से मार्केट से नहीं खरीदा था. तो फोकस था सर, सब चीज़ें अंदर से ही बिल्ड किया. तो इधर वो फिर चीज़ें कच्ची भी नहीं रही, बिल्कुल, क्योंकि बाहर से होता तो टेम्परेरी होता है, अंदर इनबिल्ड होता है तो रात को नींद भी नहीं आता है. क्या बात. उस पर हम चर्चा करेंगे स्टेडियम के बारे में. बट वीरेन, आई वांट टू आस्क यू, सिंस द टाइम यू प्लेड फॉर इंडिया, hockey, and you've been an Olympian, to now running OGQ, and we'll talk about OGQ's mission. What has changed in India in that sense from, what Navdeep is talking about in terms of the intrinsic motivation, in terms of the energy, in terms of the fearlessness, the boldness? Was that always there amongst athletes when you were playing, or do you see a change now that you're at OGQ? Lots has changed, and I think time has flown so quickly. I think that I played the Olympics 20 years ago. That's 2 decades ago, and so much changes in the world of sport. And I think first of all, the level of support at that point of time was, I think, literally non-existent. If you talk about support from SAI, from the federations, it was hardly anything. I think athletes of our era did not have any support in terms of, say, physiotherapy, recovery, nutrition,
psychology. I've never Right. spoken to a nutritionist or psychologist in my life. And every time you get injured, you lose your place in the Indian team. You lose fitness. Your fitness drops from 100 to 0. Your mental confidence drops. You have to fight your way back into the team from scratch. Right. And I think that I'm one of the best players in the country, but the moment you get injured, you're a nobody. And that's, for me, one of the DNAs of OGQ, to support athletes the most when they are sick, when they are injured, or when they lose. In India, when Navdeep wins the Paralympic gold medal, there are 10,000 people at the airport. Yeah. But when he came fourth at Tokyo, when he came fourth in the Para-Asian Games, when he came fourth at the World Championship, no one was there for him at that time. We need to support athletes when they are down. That's the time athletes need emotional and psychological support the most. But so the big change is today, I think, from the quality of support from the biggest stakeholder is the government. And if you look at Sports Authority of India, I'm on the MOC, Mission Olympic Cell, the TOPS committee, and the speed and quality of support has been, I would say, literally world class. But I think the biggest change has really been the mindset and belief of athletes. In my time, I remember when I was playing at Athens 2004, we lost to Australia in a very close league match, 4-3 with 20 seconds left on the clock. But if you ask me, deep down, the Indian men's hockey team in 2004 did not have the belief that we could beat Australia. Today, the Indian men's hockey team and players like Navdeep, when they go to the Olympics or Paralympics, they believe that they can beat the best in the world. Yeah. And belief doesn't come from you or me, Prantik, telling young athletes to have self-belief, believe in yourself. It comes from solid quality preparation every single day at 5:30 in the morning. Yeah. And that has been the big change. The quality of preparations, the intensity of training, the quality of every single training session, that has really improved. You touched on some very interesting points, and I can relate to the belief when I saw Navdeep, when I saw Sheetal Devi, when I saw Harmanpreet. Navdeep, इन्होंने एक बात बोला, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आज आप सुपरस्टार हो, आप इंस्टाग्राम में हर जगह हो, आपके पास मैंने आपका वो JBL का ब्रांड ऐड भी देखा, इतना अच्छा लगता है. बट ये बताओ कि जैसे वीरेंद्र जी बोल रहे थे कि आप इसके पहले काफ़ी बार फोर्थ आए हो, राइट? तब आपको शायद से कोई नहीं पहचानता था. तो वो जब आप टोक्यो हो, उसके पहले रियो हो, उसके पहले आपने जो एशियन लेवल में खेला है जहाँ पे आप फोर्थ आए हो, उस समय कैसा महसूस होता था? एंड उस समय आपको क्या लगता था कि किस तरह का सपोर्ट चाहिए, चाहे आवाम से हो, चाहे ब्रांड से हो या OGQ से हो? हाउ डिड यू मैनेज टू सॉर्ट ऑफ ओवरकम दैट? क्योंकि इतने बार चौथा आना इज नॉट इजी, एंड उसके बाद कंटिन्यू करना इज डेफिनेटली नॉट इजी. पहली चीज़ तो ये था कि सर सपोर्ट था साथ में. फिर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है, मेरे साथ खड़े हैं. फिर और मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ज़्यादा मैं देश मानता भी या फिर सिर्फ, या हमारे साइड बोलते हैं कि पूछ मतलब रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ मेडलिस्ट की होती है. बिल्कुल. बल्कि मेडलिस्ट के पीछे पूरी एक टीम होती है. अगर सबके चेहरे दिखाए जाए तो एक मेडल के पीछे 4 से 5 बंदे लगे होते हैं. बिल्कुल. तो पूरा टीम जब साथ होता है ना सर, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. फिर ये चीज़ नहीं लगता कि फिर वो बूस्टअप करते ना, जैसे कोई बात नहीं, अभी ख़त्म थोड़ी ना हो गया, हम फिर से लड़ेंगे, तगड़े होके लड़ेंगे. तो वही था सर. तो उन्होंने टीम ने साथ दिया, टीम ने बूस्ट किया. Viren, one of the things, I met you about a year ago, and I saw Sheetal Devi's video that you all played in Singapore. I met you, Neha, as well. What I loved was how beautifully you all have crystallized your tagline around, 6 grams of gold can lift the worth of a nation. I mean, firstly, I just love it. I think it resonates so well. But how do you look at, you just mentioned that we need to support athletes, whether they win bronze, silver, or don't win at all. In the Olympics, we have had so many 4th medal places. Again, great progress. How do you all as an organization, what happens if someone doesn't win? How do you all deal with that? I think first of all, OGQ was co-founded by 2 of our sports legends, Geet Sethi and Prakash Padukone. Vishwanathan Anand is also there.
Neeraj Bajaj himself, also a former table tennis champion for India. So myself, Neha, Ajay Jairam has now joined so many former India athletes. Right. And I think number one is all of us have been part of that journey, and we understand that in sport, in order to succeed, you first actually need to fail. Right. And with the best learnings in life for us actually came from defeats, not so much from the victories. Right. And that just makes you not only a better player, but I think a better person as well. And for us at the Olympics, there were 6 fourth place finishes. Yeah. All 6 were supported by OGQ, coincidentally. So it's heartbreaking sometimes after years and years of preparation, not only for the athlete, for their families, for the team that works with them day in, day out. But I think we just got to keep going. And also, I just feel that medals cannot be the only parameter of success. Yeah. Because you got to see that those 6 fourth place finishes, that's 4th in the world. Yeah. You're very close to an Olympic medal. I think now what we got to work on is that final mile. You're talking about millimeters in archery or millimeters in a 10-meter air pistol or air rifle event. Margins are really fine. And it's about getting 1% better in our physical conditioning, in 1% better in strength, in endurance, in recovery, in nutrition, in training infrastructure, in coaching, equipment, etc. But if we get 1% better in all these things, that's cumulatively 8 or 9% better. That's the difference between winning the Olympic medal or only participating. Fair enough. नवदीप जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे 2 बार एटलीस्ट मैंने देखा जब मैं था कि एक बार नहीं बट एक पोडियम में इंडिया का फ्लैग 2 बार आया. एंड फ्रांस में बैठ के, बाहर बैठ के अगर आप आपका झंडा देखते हो ऐसा, तो एज अ ऑडियंस तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए. आप बताइए कि जब आपने आपको मेडल मिला और आपने वो झंडा देखा ऊपर, क्या महसूस हुआ आपको? सर अभी तक का जीवन का सबसे प्रीशियस बोल लो या फिर मतलब इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ओलंपिक सबसे बड़ा मंच है खेल का, और वहाँ पे गोल्ड मेडल आना और देश का फ्लैग, नेशनल एंथम, लास्ट इवेंट, स्टेडियम क्लोज, इवेंट क्लोज, तो वो सब होना मेरे को काफ़ी मतलब प्राउड भी फील होता है और अच्छा लगता है देश के लिए, और काफ़ी मतलब वो होता है ना प्रीशियस, मतलब अमूल्य मोमेंट था वो मेरे लिए सर. टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ द रिपोर्ट्स, इंडिया ने 29 मेडल जीते, कंटिजेंट ऑफ 84 पैरा से. ब्राजील had 255 athletes. Now I would like to believe that economically, geopolitically, India is probably at par, if not better than Brazil. So the question is, from an organization like OGQ perspective, what will it take for India to send 300, 500? Because अगर आप conversion rate देखो, from 84 अगर हम 29 ला सकते हैं, that is massive conversion rate, right? What you were talking about, the Paralympians were the hero of Paris. How do we increase that funnel? What do we need to do as a nation? One thing that the audience must understand is that for the Olympics or Paralympics, a nation just cannot send an athlete. You got to qualify. Right. You got to meet world qualification marks, which are extremely stringent. So just to qualify for the Olympics or Paralympics, the benchmark is getting higher and higher and so tough just to get there. On top of that, one country can send only one boxer per weight category. On wrestling, one country can send only one wrestler per weight category. In men's singles badminton, you can't be more than 2. Yeah. So in most of the sports that India is strong in, there is a limit on the number of participants per weight category. So we will never reach the China levels, Right. or US levels of 400, 500 sending to the Olympics. Because China, USA, Australia, Great Britain, most of their medals come from athletics, swimming, cycling, gymnastics, where the number of participants is a lot. There are team events and etc. So they will always have far more participants. I think for me, more than the number, 300, 400, 500, it's the quality of people that we send to the Olympics. There are 100 ingredients that go into the mix of building world champions or Olympic champions. Right. But the single most important ingredient is the coach. And I think in India,
our coaching standards in many sports are not keeping pace with the rest of the world. They're not keeping pace with modern trends of training and preparation in the games, of modern sports science. Right. And these are areas where we need to improve, and I absolutely do not blame the coaches. Sure. As a nation, we need to provide coaches with incentives to become coaches. Right. We need to provide them with the platform to upgrade their skills. India today has a lot of foreign coaches. If you look at the Indian contingent, almost every sport has a foreign coach. But for me, that's a band-aid solution. Yeah. Because the moment the foreign coach gets a better offer from another country, they will pack their bags and leave. Of course. The real solution is to ensure that the Indian coaches coaching the young 10, 11, 12-year-olds they are really good, and we give them that platform. So I think the scope for improvement on the mental side and sports psychology, I think that's still a gap area in India. So many things to do, and yes, we have to throw more numbers up to the Olympics, and that starts with really solid preparations in every sport at the grassroots level. I think there's also a lot of scope for improvement in the governance structure of many federations in the country. Right. The coaching part, a fantastic point. नवदीप जी, ये बताइए कि at what point आपको लगा कि आप अपने javelin क्यों चुना? और मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, हरियाणा में तो इतने लोग अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते, javelin क्यों? मैं पानीपत से हूँ सर, तो वहाँ भाला नहीं होगा तो कहाँ होगा सर। पर सर ये था सर कि जब मैंने शुरू किया ना सर, तो पैरा में जब मैं एंटर किया तो मैं पहले स्प्रिंट्स करता था सर। तो स्प्रिंट से फिर मेरे को क्विट करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने हमारा इवेंट हटा दिया था ड्यू टू क्योंकि हमारा हार्ट छोटा होता है तो वो लोड नहीं ले पाएगा स्प्रिंट्स का ज़्यादा, अच्छा, मेडिकल कंडीशंस की वजह से। फिर 2016 में नीरज भाई साहब ने फोड़ दिया अंडर 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो वहाँ जस्ट मैं से ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था, और एक उस टाइम पे तकरीबन शुरू करने की तगार पे था। मेरे को दो ऑप्शन थे मेरे पास कि या तो मैं शॉर्ट पुट कर लूँ या जेवलिन कर लूँ। ठीक। तो उसमें फिर मैं ऐसे ही जेवलिन के बारे में देख रहा था, तो ऊपर एक थंबनेल पे एक फोटो था कि पानीपत के लड़के ने किया कमाल, बनाया विश्व रिकॉर्ड, ऐसे करके एक थंबनेल मैंने पढ़ा। फिर मैंने देखा तो उसमें नीरज भाई साहब का वो जूनियर वाला वीडियो था। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा इम्प्रेस हो के फिर मैंने जेवलिन की तरफ स्विच किया और मन किया कि हाँ मैं जेवलिन करूँगा। और आपने कहा आपके पिताजी रेसलिंग करते थे, तो घर से सपोर्ट था बचपन से? हाँ सर, क्योंकि स्पोर्ट्स का नॉलेज था, क्योंकि पापा दादा नहीं करते थे। अच्छा। तो पापा को पता था कि कैसे स्पोर्ट्स चलता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कब डाउनफॉल अप डाउन स्पोर्ट्स में चलते रहते हैं। मेरे पापा एक चीज़ बोलते थे कि हर दिन संडे नहीं होता है ना, कि हर दिन बराबर नहीं होता। उनको नॉलेज था कैसे चीज़ें काम करती हैं, कब इसको बोलना है कि हाँ कर, कब इसको प्रेशर नहीं फील कराना है, फैमिली की साइड से प्रॉब्लम्स से मतलब कम बताना है, वो सब वो सारी चीज़ें मेरे को पूरा स्पोर्ट्स का माहौल घर से मिला। मेरे को सिर्फ ये करने के लिए छोड़ दिया था कि तू खेल ले बस, और हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है। और आपकी लाइफ में ऐसा वो मोमेंट कब आया जब आपको पहला रियलाइज हुआ कि आप कोट अनकोट नॉर्मल कैटेगरी में नहीं लेकिन पैरा में आपको करना पड़ेगा? उस समय लोगों ने कुछ आपसे कहा, वो आपने कैसे डील किया जब आपको रियलाइज हुआ कि ऐसे अलग कैटेगरीज होते हैं, आपको पैरा में करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस? खेलना शुरू कर दिया था पैरा में। मेरा फर्स्ट नेशनल 2012 में मैं खेला था जब मैं 12 साल का था। तो पापा भी पैरा नेशनल्स ही खेलते थे, रनिंग वगैरह वो भी उन्होंने भी स्विच किया था। तो मेरे को स्टार्टिंग से ही नॉलेज था पैरा स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के बारे में। तो वहीं से शुरुआत हुई थी, और फिर बाद में जब धीरे धीरे और थोड़ा एज हुआ 16-17 ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया, तो तब प्रॉपर आइडिया था कि हाँ अब मैं पैरा खेल रहा हूँ। दो सवाल, एक वीरेन आपके लिए, एक नवदीप जी आपके लिए, कि ये मेडल जीतने के बाद आप मीडिया में छा गए हो, आप इतना अच्छा बोलते हो, इतने दिल से बोलते हो,
मीडिया का क्या रोल है आपके हिसाब से इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, और मीडिया को क्या करना चाहिए अलग? सर मेरे हिसाब से मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो विचार है, वो जनता तक थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और आज सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के थ्रू ही पहुंच पाती हैं। अगर ये सब नहीं होता तो नहीं पहचानते लोग एक दूसरे को। नो, वेल सेड, बहुत ज़रूरी तो है ही। हाउ डज इंडिया नीड टू थिंक डिफरेंटली अबाउट different sports if we have to optimize for Olympic medals? Because hockey, I loved the passion. I genuinely thought that we were going to win gold, just the jazba. But fact of the matter is 11 people or a squad of 15, 16 are still vying for one medal. In swimming, there are so many events. What is your take that how do we repeat what we have done in athletics, in para-athletics, in let's say in something like a swimming? Yeah. Firstly, I think although we say 11 people or 16 people are vying for one medal, but that one medal is so valuable because a team sport can really lift the entire nation. That medal is on another wavelength in terms Right. of the pride for the entire nation. So that's important. Sure. I think just in terms of speaking fairly simplistically, I would say ki every nation should have its focus areas. If you analyze the Olympic medal table of the last 6 Olympics, going back to say Sydney 2000, and you look at the top 25 to 30 nations of the medal tally, you will see that most of these nations win around 70 to 75% of their medals from only 4 sports. Right. So the lesson here is to win Olympic medals, you have to focus. Right. Now, which of the 4 sports will differ from nation to nation? Look at a tiny nation like Hungary. I googled Hungary for population. It came 10 million. Unreal. That is basically the population on Dadar railway station at 9 a.m. on Monday morning. Okay. Hungary won 19 medals at Paris and 20 at Tokyo. And I think about 6 gold medals. Yeah. Hungary won most of its medals just from 4 sports. India has to focus on our priority sports, which may be badminton, boxing, shooting, archery, wrestling, athletics. Unfortunately, in the sports that have maximum number of medals, swimming or athletics or cycling or gymnastics, Yeah. these are the sports where India is actually fairly weak. And we're still far behind the rest of the world. So you got to be smart in where you play and in how deep you focus. Your take on the role of media. How has it changed from you being an athlete to now that you're at OGQ? And again, any message that what does Indian media or media in general needs to do differently to help the sporting ecosystem? I think that first of all, number one, online media today is so important, and Rev Sports is doing a great job on that. There were so many people who covered the Olympics so well, people like Mihir and Jonathan and etc. do a great job. So first of all, I think we need really strong professionals. There were so many doyens of sporting media in the past who knew their sport so well. Today, I'm finding a little bit of not people coming to cover events who are not extremely well prepared. Yeah. You want to see true professionalism, and then let the market decide. But we have to give the market the opportunity to cover sports. I mean, look at the eyeballs today, even for the Paralympics. If we give people the opportunity, there is a market to be made. Yeah. We have to take the lessons from cricket in terms of governance, in terms of marketing, in terms of the big events that we do, in terms of building heroes and role models. Yeah. And media has a huge role to play in all of this. But I just think that we should not go to the corporate world with a begging bowl. We should go with a plan. Well said. Well said. नवदीप, आपके भी फिटनेस के बारे में बात करते हैं। ये बताओ कि आप, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब आप खाते पीते क्या हो? तो थोड़ा बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे बॉइल्ड एग हुआ, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें नेचुरल जो चीज़ें जितना रह सकती हैं उतना, जैसे दही होगा और मूंगफली होगा, सीड्स हो गए, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा, उसमें ज़्यादा ऐड ऑन जब रहता है या फिर ऑयल जब इंक्लूड होता है तो फिर वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपना चीज़ें छोड़ने लगती हैं। तो नेचुरल चीज़ें जैसे कट फ्रूट, सीड्स, दही
मूसली, अंडा। बात जी। और ट्रेनिंग पे बात करते हैं कि आपका फिजिकल फिटनेस रूटीन किस तरह होता है। एक तो आप एथलीट की तरह बताइए, बट देशवासियों को ये भी बताइए कि मतलब आप किस तरह कार्डियो वेट ट्रेनिंग बैलेंस करते हैं। फॉर अ हेल्दी लाइफ क्या जरूरी है? अकॉर्डिंग टू मी जल्दी उठना जरूरी है। अगर जब आप 5 बजे उठोगे, 5:30 उठोगे, मतलब वही है, सूर्योदय से पहले उठोगे, क्योंकि अभी सर्दियां, सबको कंबल प्यारा है, पर जल्दी उठोगे तो आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। अब पूरा दिन आप देखोगे दिन बढ़ जाता है। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा ट्रेनिंग करना फॉर नॉर्मल पीपल्स, और अच्छा खाना, अच्छा स्लीप, ये 4 चीज़ें आपको स्वस्थ बना देती। काफी लोग कहते हैं मोस्ट स्पोर्ट्स आर मेंटल स्पोर्ट्स। आप उस लेवल पे टैलेंट तो सबके पास भी है, तो मेंटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है? आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? उसका क्या फायदा होता है? सर, जैसे आपने बोला ना टैलेंट सबके पास है, तो ऐसे में हमारे में भी एक चीज़ बोलते हैं, मेहनत सब करके आते हैं। अगर जो ओलंपिक आया है वो ऐसे खाली हाथ नहीं आया। वो भी जितने आए हैं सब का वो चीज रहेगा, बट वहां देखा जाता है कि आप मेंटली कितने तगड़े हो। वो इतना जरूरी है कि वो आपको कॉन्फिडेंस जब देगा तो फिर आपसे कोई ऊपर नहीं जा सकता। तो Viren, you spoke, you beautifully said you need to go to the corporates with a plan. Your lens of India's business community, their changing view on Indian sports, your thoughts on what have they been doing well to support OGQ? Yeah, I'm super grateful today. OGQ has more than 400 donors, about 160 companies supporting us through CSR for the long term. I think many sports organizations and bodies and federations need to really up their game. Right. Because if the cause is right and the credibility of the people involved is there, I don't see a challenge in getting sport. I am very confident that Indian Olympic and Paralympic sport can get a lot of support. Right. We have to give corporates the opportunity to support a great cause. And for me, that's important, and that's what we try to do at OGQ. Just keep it simple, let our work do the talking. So when I was in the stadium, one thing I saw and it amazed me is just the sheer volume of support. And by volume, I mean volume of people और जो शोर मचा रहे थे. Do we need more people in stadium watching? Yeah, of course, and we definitely need that, not just watching in stadium, but also on TV, online. Etc., everywhere. And that comes, we need to create more heroes and role models like Navdeep, who in turn not only inspire fans to watch the sport, but inspire millions of kids to actually go and play the sport. Right. Looking at the map, Haryana, Tamil Nadu, Northeast, there are some zones, Odisha, which seem to be hotspots. Why do we see heroes from few of these hotspots and not the rest? I just want to give a stat. So OGQ today supports more than 400 athletes, about 300 Olympic, little more than 100 from Paralympic. Out of these, 150 are junior athletes in the age group of 11 to 19 years old. Right. Out of all these 400 plus athletes, only one athlete comes from Mumbai, and she also doesn't train in Mumbai. 90% of athletes come from small towns or villages. And the dichotomy in India is where the money and the resources and the process and the coaches are there, the hunger and fire and talent is not there. Where actually the hunger and fire and talent and desire is there, the money and structure and processes and coaching and facilities are not there. Right. So we got to learn to bridge that gap. Right. अगला आ रहा है LA 2028. तो आप इस मुकाम पे पहुंच गए हो, सक्सेस, गोल्ड मेडल, उसके बाद अब भी पानीपत का वो जोश है कि LA में एक और लाना है? सर, मैं 36 तक की तैयारी कर रहा हूँ, आप पहले पे एंड कर रहे हो। मैं गुजरात में जो ओलंपिक होने वाले हैं, मैं वो खेलने की सोच रहा हूँ, आप मेरा LA एंड कर रहे हो। तो प्रेपरेशन, हरभजन सिंह का कहना था कि टॉप पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, बट टॉप में रहना इवन टफर है। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है, क्या अलग करना पड़ेगा आपको इफ एट ऑल, कि अगले 12 साल के लिए आप सोच रहे हो? मेरा मानना ये है कि सर देखो, सुधार की गुंजाइश और प्रकृति के नियम के हिसाब से आगे बढ़ना जरूरी होता है। तो जब तक चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट है और जब तक चांस ऑफ ग्रोथ है, मैं पूरा जोर लगाऊंगा सर।
बाकी प्लान टीम के साथ मिलकर होता है और टीम ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम कैसे काम करेंगे, कैसी चीज़ें हम फ्यूचर में वर्क करेंगे, बस उसको अभी इम्प्लीमेंट में लाना बाकी है। Viren, 2036 could be a watershed moment for India. How important is hosting a Olympic, Paralympic for a country? Do you see that it will change the sporting history? Is that the moment to really work hard towards? Oh, undoubtedly, I think hosting the Olympics would be a matter of such great pride for India, and there's a lot of work to be done on so many areas. Of course, performance is one area of athletes. I keep talking about governance. I think that's so important, and just get good people involved in sport. And today, the corporate world is able to attract the best IITians, and the best people from the IIMs. I think sport should reach that level of maturity where we're able to attract the best talent in the country to work in sport. And I would have been pessimistic if we did not have the talent. Yeah. But there's just so much and more talent in the country. And we have to remember that if we're planning for 2036, today those kids are maybe in the range of 12 to 16 years old. Yeah. We got to spot them now, put them in the right ecosystem, put them under the right coaching programs, and then we will get results in 2036. So for me, not just every single day, but every single training session is important, and we got to start now. Every day is important. It's a privilege to have 2 Olympians, to have a gold medalist. Navdeep ji, आपने जो किया 7 सितंबर, होपफुली आप इस तरह ऐसे बहुत सारे 7 सितंबर आए, और 48, 49, 50 आपको जो करना, मेरे लिए क्लोजिंग मैसेज है, आप फोड़ते रहिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।